आज का हमारा अध्याय है नियोजित विकास की राजनीति, कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान। और इस अध्याय में जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं वो आप देखिए। एक पहला बिंदु है यहाँ विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थीं और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए। दूसरा, पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई, इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रहीं और इसकी सीमाएं क्या थीं, बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। ये बिंदु हैं इस पाठ के। तो विकास की बात चल रही है। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद विकास के किस मॉडल को अपनाया जाना है, इस बात पे यहाँ अर्थशास्त्रियों में और राजनेताओं में काफ़ी बहस हुई। और यहाँ 2 मुख्य धाराएं चलती थी, पूंजीवाद और समाजवाद। तो पूंजीवाद को अपनाया जाए या समाजवाद को अपनाया जाए, ये बहस का बिंदु था। और उस समय राजनेताओं को फैसला लेने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए यहाँ राजनीतिक टकराव बढ़ते गए। तो इसके बाद आखिर किसको अपनाया जाए, इसके लिए यहाँ 2 प्रकार के पंथ चलते थे, वामपंथ और दक्षिण पंथ। वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है, लाल जो लाइनिंग है उसको आप गौर से देखिए। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, यानी जो गरीब और दलित पिछड़े लोगों की तक विकास पहुँचे, इस बात की बात करते हैं, ये कहलाते हैं वामपंथी। जबकि दक्षिण पंथ से ऐसे लोग जो खुली अर्थव्यवस्था, खुली कंपटीशन, यानी जो योग्य है वो आगे बढ़ जाएगा, यानी पूंजीपतियों को आगे बढ़ने का मौका देने की वकालत इसमें की जाती है। तो भारत में अब समस्या ये थी किस नीति को अपनाया जाए, पूंजीवाद या समाजवाद को, यानी इससे जनता की तरफ ध्यान दिया जाए, यानी सरकार का नियंत्रण रखा जाए, अथवा पूंजीपतियों को जनता के ऊपर जनता को लूटने के लिए खुला छोड़ दिया जाए। इस चीज़ पे बहस हो रही थी। तो विकास की धारणाएं क्या क्या थी उस समय, ये अगला बिंदु हमारा। और उस समय विकास के 2 मॉडल थे हिंदुस्तान के सामने। पहला उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया था। दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। अब इन दोनों के बीच जो विचारधाराएं थी वो हम पढ़ चुके हैं। यह भी जानते हैं हम कि 2 महाशक्तियों के शीत युद्ध का दौर चला था और उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवाद विकास के पैरोकार बहुत कम थे, क्योंकि उसमें पूंजीवाद था और पूंजीपतियों को उसमें खुली छूट थी, लोगों को अधिकतम लाभ कमाने की उसमें छूट थी। जबकि समाजवाद समाज के कल्याण पर जोर देता था। इसलिए भारत ने कौन सी नीति को अपनाया विकास के मॉडल के, तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। देखते हैं। योजना आयोग, देखिए भारत में नियोजन को अपनाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए यहाँ योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग सरकार का सलाहकार था। अब देखिए, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में, ध्यान रखें,
योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की। यह केवल एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तथा तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। यानी ये सलाह देगा, मंत्रिमंडल अगर उन्हें मान लेता है और उन्हें स्वीकृति देता है तो उसकी सिफारिशें मानी जाएंगी, अन्यथा वो सिर्फ सलाहकार की भूमिका में रहता है। योजना आयोग योजनाएं बनाने के लिए बजट कितना है, उस बजट को कैसे एकत्रित करना है और कैसे उसको व्यय करना है, इस बात की योजना आयोग से हमें जानकारी मिलती है। अब 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर अब भारत का सलाहकार, भारत के विकास के लिए या योजनाओं बनाने के लिए सलाहकार की भूमिका निभाएगा। नियोजन का मतलब योजना बनाकर किसी काम को करना नियोजन कहलाता है। इसमें सबसे पहले संसाधनों का आकलन किया जाता है और उन संसाधनों के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। हमारे पास कितने संसाधन हैं, कितने दिन तक वो काम देंगे और किस तरह से उनको काम में लेना, ये सब नियोजन के अंतर्गत तय किया जाता है। भारत में नियोजन की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले नियोजन यानी योजना बनाने का काम 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकत्रित हुआ था। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। पूछा जाता है बॉम्बे प्लान क्या है, तो बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई एक योजना थी जिसके द्वारा विकास के लिए सलाह दी गई थी। अब शुरुआती कदम की हम बात करें नियोजन के लिए तो सबसे पहले योजना आयोग की सोवियत संघ में पहले से ही योजना आयोग चल रहा था, वहाँ भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी। तो भारत में सोवियत की तर्ज पर पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना गया योजना आयोग के द्वारा। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। यानी 5 साल के भीतर हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा और 5 साल में पैसा कहाँ जाएगा, इस बात पे कि इसमें पंचवर्षीय योजनाओं में इस बात को तय किया जाना था। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो 51 से 1956 तक 5 वर्ष तक ये योजना चली थी और इसका कोशिश थी देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालना। योजना की तैयारी करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक यानी लगभग 20 वर्ष तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार से विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर कृषि पर था। ध्यान रखें, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देती है और इसने कृषि के लिए बांध वगैरह, नहरें, बड़ी बड़ी जो बांध परियोजनाएं थी उनका इसमें विकास किया गया। दूसरी इसके बाद थे औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। तो दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े उद्योगों पर जोर दिया गया, भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। विकेंद्रित नियोजन, जरूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत ही हो। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजना से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। यानी केंद्र सरकार अगर किसी विकास को करती है
या किसी योजना को बनाती है वो, तो वो केंद्रीकृत नियोजन कहलाता है। लेकिन अगर अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों द्वारा कोई नियोजन किया जाता है तो उसे विकेंद्रित नियोजन कहते हैं। तो केरल इस योजना में विकेंद्रित नियोजन के लिए केरल मॉडल को अपनाया। केरल में केरल मॉडल नाम का मॉडल अपनाया गया। अब देखिए यहाँ जेसी कुमारप्पा का चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जेसी कुमारप्पा 1892 से लेकर 1960 तक इनका जीवन रहा। असली नाम था जेसी कॉर्नेलियस और अर्थशास्त्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ये। इंग्लैंड एवं अमेरिका में शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। महात्मा गांधी के अनुयायी थे। गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक और योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी इनकी रही थी। इसमें पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम तुलना करें तो पहली पंचवर्षीय योजना लाल कलर में दिखाई गई है और दूसरी पंचवर्षीय योजना नीले कलर में दिखाई गई। तो कृषि और सामुदायिक विकास को अगर हम देखें तो कृषि पहली पंचवर्षीय योजना यानी लाल कलर में कृषि में पे दिया गया 15.1%, जबकि सामुदायिक विकास को 11 कृषि और सामुदायिक विकास को प्रथम पंचवर्षीय योजना में 15% और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 11.8% दिया गया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 17% और द्वितीय में 10%। उद्योगों की हम बात करें तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो 7.6% है केवल, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 18.5 यानी 18.5% उद्योगों की और खनन पर ध्यान दिया गया। परिवहन और संचार की बात करें तो परिवहन और संचार प्रथम पंचवर्षीय योजना जहां 23.6% था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 28.9%। यानी परिवहन और उद्योग दोनों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान ज़्यादा दिया गया, ज़्यादा बजट इनके लिए दिया गया। ऊर्जा की अगर हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल 11.1% और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 8.9%। सामाजिक सेवाओं की अगर हम बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि की, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा खर्च किया गया। लाल रंग को आप देखिए 22.6 और 19.7, ये नीले रंग द्वितीय पंचवर्षीय योजना को दिखाता है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया गया। अन्य की अगर हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3% और द्वितीय में 2.1%। तो इस तरह से भारत में ये जो विकास के मॉडल थे वो अपनाए गए और यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित यानी सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के मॉडल यहाँ अपनाए गए। जो जन कल्याण से संबंधित उद्योग थे उनमें सार्वजनिक मॉडल को अपनाया गया और जो सामान्य जो उद्योग थे उनमें निजी, जिससे जन कल्याण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, उनमें निजी, जैसे कार उद्योग है, इसको पूंजीवादी लोगों को सौंप दिया गया, जिससे जनता पे कोई, चूँकि कार जनता की कोई आवश्यक वस्तु नहीं थी, इसको केवल पैसे वाले लोग अपने पास रखते थे, इसलिए कार उद्योग को पूंजीवाद के अंतर्गत रखा गया, यानी इसको खुली प्रतिस्पर्धा में छोड़ दिया गया। लेकिन अगर कोई पेट भरने से संबंधी जो उद्योग थे, जो आवश्यक वस्तुओं के उद्योग थे, उनको सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया। रक्षा से संबंधित उद्योग थे, मान लीजिए हथियार बनाने का उद्योग है, तो वो सरकार के नियंत्रण में रहना जरूरी था। तो इस तरह के उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में छोड़ दिया गया। एक आपके स्क्रीन पर पीसी महालनोबिस नाम के एक व्यक्ति का एक डाक टिकट जारी हुआ है। इनकी उपलब्धियां देखिए। श्री पीसी महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक,
अब देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उद्योगों पे ध्यान दिया गया था, उस योजना के योजनाकार थे ये पीसी महालनोबिस, तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक। तो ये पीसी महालनोबिस का योगदान। बाकी ये लगभग आपका संपूर्ण अध्याय का सार, और इसमें से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने कोशिश की है कि कोई बिंदु नहीं छूटे। तो नियोजित विकास की राजनीति के बारे में इतना ही। धन्यवाद।